आप पूरे देश में इस समय सबसे अच्छा लीडर किसको देख रहे हैं? कौन आपके हिसाब से बेस्ट लीडर है? कौन आपको लग रहा है कि ये देश अच्छा चला सकता है, या देश अच्छा चला रहे हैं, या देश अच्छा चलाएंगे? आपके हिसाब से सबसे अच्छा लीडर कौन है? देखो, इस चीज़ पे मैं नहीं बोलूँगा। अगर जो है लीडर की अगर बात करेंगे कि कौन चला सकता है, इस पे जो है मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो जनता के हित में अच्छा करे, जनता के हित में बेहतर कर सके, वही बेहतर लीडर है। वरना ये देखते हैं कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन दिया जाता है, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली एमएलए चुन दिया जाता है, तो हम देखते हैं हमारे गांव मोहल्ले की जो है सड़कें तो छोड़िए, हमारे गांव के मोहल्लों के बस्तियों के रास्ते अच्छे नहीं करवा पाता, वो क्या देश को चलाएंगे? तो इस चीज़ पे मेरा जो ऐसा कोई सॉलिड रिस्पॉन्स मेरा नहीं है। अभी मनीष सिसोदिया कल छूट के आए हैं, इससे पहले संजय सिंह छूट के आए हैं, लेकिन अभी जो आम आदमी पार्टी कह रही है हमें फंसाया गया, हमें तोड़ा जा रहा है, हमारी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो भी सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि ये लोग शराब घोटाला किया है, अभी जस्ट जमानत में है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, इस चीज़ का मैं अगर आपको बताऊं तो कई दिल्ली से ही है ना, बेसिकली दिल्ली से ही है। मैं दिल्ली से नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, लेकिन यहाँ की दिल्ली की राजनीति को थोड़ा मैं समझता हूँ। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो है शराब मामले में, शराब घोटाले में, केजरीवाल जी जो है शराब घोटाले में, कुछ चीज़ों में मैंने देखा है, जैसे ईडी भी रेड लगाती है कई सारे विपक्षी नेताओं पर। ये तो जाहिर सी बात है, सभी देखते हैं और जानते हैं कि विपक्षी नेताओं पर रेड ज़्यादा लगती है ईडी की। यानी जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस भी सीबीआई भेजा करती थी, सीबीआई की जांच हुआ करती थी। उस समय भी कांग्रेस के टाइम में भी बोला जाता था कि कांग्रेस ने सीबीआई को तोता बना रखा है, पिंजड़े का तोता। देखो, वो तो है। देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से जो सत्ता होती है, सत्ता जो होती है, तो जितनी भी एजेंसीज हैं वो सत्ता के अंडर तो काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि यूज किसने किया है और मिसयूज किसने कितना किया है, ये देखने वाली और समझने वाली बात होती है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के टाइम में भी ये सारी चीज़ें थी। कांग्रेस के टाइम में भी लोगों पर सेडिशन लगा दिए जाते थे, लेकिन जब तहकीकात होती थी, जांच पड़ताल होती थी, केस सालों साल चलते रहते थे, तो सेडिशन लगने वाले लोग बाइज्जत बरी किए जाते थे, क्योंकि ऐसा कोई देशद्रोह समझते हैं आप, कितना बड़ा केस हो गया, कितनी बड़ी धारा उस पर लगा दी गई बिना सोचे समझे, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, नौजवान है उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गया। सेडिशन लगा दिए जाते थे और आज भी सेडिशन लगा दिए जाते हैं। और तमाम जैसे नेताओं की अगर बात करें तो ईडी की रेड लगती है। तो कई चीज़ों में, कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ईडी भी जवाब नहीं दे पाती है। जब कोर्ट में मामला पहुंचता है ना, तो कई मुद्दों पे ऐसा मैंने देखा है कि ईडी भी जवाब नहीं दे पाती है। उत्तर प्रदेश में अभी अयोध्या में जो कांड हुआ, अयोध्या में रेप केस, वो 12 नाबालिग लड़की का जो रेप केस हुआ, उसको लोग बड़ा सीरियस, बहुत सीरियस मसला भी है, और उसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब उसमें जो मोइन खान नाम के शख्स को, जिसका मोहिद ऐसा ही कोई था, तो उसमें क्या लग रहा है आपको? उसमें जो अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि इसमें डीएनए टेस्ट होना चाहिए, हैं, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो जिस बच्ची के साथ ये हुआ है, ये पूरा घटनाक्रम, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। और जिस परिवार के साथ ये चीज़ होती है ना, तो वो जानता है। एक कहावत है, इफ़ मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ़ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ़ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। अगर आदमी के पास से पैसा गया तो समझो कुछ भी नहीं गया, अगर उसका थोड़ा स्वास्थ्य गया तो समझो थोड़ा कुछ गया, अगर उसकी इज्जत चली गई तो ऐसे समझो सब कुछ चला गया। तो उस परिवार के साथ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। और अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से इसका टेस्ट जो है, नार्को टेस्ट की बात की है, डीएनए टेस्ट की जो बात की है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा इस पे। सबसे पहले हमारे देश में कानून है, पुलिस है, कोर्ट हैं, कचहरी हैं। सबसे पहले क्या है, जो बंदा जैसे शक के दायरे में है, संदिग्ध है, मोहिद खान, मैं किसी की वकालत करने के लिए या नहीं बोल रहा हूँ, नहीं खड़ा हूँ, सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाए, और जो शक के घेरे में है सबको अरेस्ट किया जाए, सबसे कड़ी पूछताछ की जाए। पूछताछ करने के बाद उसका जो टेस्ट हो, जो भी हो, अच्छे से वेरिफिकेशन करने के बाद जो इसमें दोषी हो उसको जितनी हमारे संविधान के मुताबिक सजा हो सकती है वो सजा दी जाए। आपको अभी वक्फ बोर्ड से पूछते हैं, वक्फ बोर्ड वाला जो अभी लोकसभा में बिल आया, जो जीपीसी शायद उस कमेटी में, हाँ, उस कमेटी में भेज दिया गया, उसमें ओवैसी भी हैं, कई मुस्लिम समाजवादी के लिए सांसद भी हैं, कई बीजेपी की भी सांसद हैं। वो 24 ऐसे कुछ लोगों की सांसदों की एक टीम बनाई गई है, तो वो जेपीसी में भेजा गया। आप उस वक्फ बोर्ड वाली जो कमेटी बनी है और उस जो कानून में चेंजेस करना है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो,
पत्रकार महोदय मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पिछले 1 दशक से हम लगातार देखते आ रहे हैं। मैं ऊपर आ जाऊँ अगर प्रॉब्लम ना कोई नहीं एंगल सही बन रहा है ना आपका। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, लगभग 1 दशक से मैं लगातार देख रहा हूँ, और मैं ही नहीं, हर एक, आप पत्रकार हैं, अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। तमाम कानून आ रहे हैं, कभी किसानों के लिए, कभी एक विशेष समुदाय के लिए, कभी नौजवानों के लिए, अग्निवीर जैसे जो है वो कानून जो आया है, तमाम कानून आ रहे हैं। अब ये वक्फ बोर्ड वाला जो मामला आया है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर कानून बनाने का जो शौक है आपको, तो सबसे पहले संसद में तो कानून ही बनेंगे। सांसद जो सांसद लोग हाँ। लोकसभा ओपन होने एक कानून तो जो है अभी हमारी जो है भारत सरकार, गठबंधन की सरकार है, मोदी सरकार तो नहीं बोलेंगे, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार है। तो एनडीए की सरकार को ये चाहिए, पिछले 2 जो है कार्यकाल पूरे किए हमारे मोदी जी ने, पूर्ण बहुमत के साथ आए। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, अगर कानून बनाने का आपको इतना ही शौक है, तो कुछ ऐसे भी कानून बनाइए, एक ऐसा कानून बनाइए जिसमें कोई भी नेता जिसके ऊपर रेप का केस हो, कोई भी क्रिमिनल केस हो, वो कोई भी चुनाव ना लड़े। उसका एक क्राइटेरिया रखा जाए, एक पैरामीटर रखा जाए कि वो इतनी उसकी स्टडी की है, इतना जो है क्वालिफिकेशन है, ये बैचलर रखा जाए या मास्टर जो है ग्रेजुएशन रखा जाए, इतना है तब वो चुनाव लड़ेगा। जब इस तरीके के जो है एक ऐसा कानून बनेगा, और इस तरीके के नेता जब पहुंचेंगे वहां संसद के पटल पे जब पहुंचेंगे, तो कानून भी सही बनेंगे। वक्फ बोर्ड वाले मामले की अगर बात करें, तो एक तरीके से एक विशेष समुदाय को लगातार टारगेट करने वाले कानून मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड वाले मामले पे तो मैं यही बोलूँगा। अखिलेश यादव कह रहे थे कि अग्निवीर योजना जब हम सत्ता में आएंगे, हम सरकार में आएंगे या हमारी एनडीए सरकार आएगी, तो हम क्या करेंगे, ये अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। आप अग्निवीर योजना को कैसे देख रहे हैं? युवा है, नौजवान है, आप कैसे देख रहे हैं उसको? मैं अग्निवीर योजना को ऐसे देख रहा हूँ, एक स्टूडेंट, एक युवा पढ़ाई लिखाई करता है, 17 साल यानी करीब 4 साल की या 5 साल की उम्र में एडमिशन होता है, और 12-14 साल पढ़ाई करता है। उसके करने के बाद कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करने के बाद हमारे देश का सैनिक बनता है। सैनिक बनने के बाद सेना में जाएगा, सेना में जाने के बाद क्या होगा, अग्निवीर योजना के तहत जो मोदी जी कानून लेकर आए हैं, 4 साल में वो रिटायर होके घर आ जाएगा। थोड़ा माइक नीचे लेना। 4 साल में रिटायर होके घर आ जाएगा। अब ये बताइए, एक नौजवान पूरी ज़िंदगी उसने उसमें लगा दी, यानी पूरी जवानी जो है उसकी तैयारी करने और नौकरी पाने में गई। 4 साल बेचारा सेना में रहा, 4 साल के बाद जो है अग्निवीर योजना के तहत उसे वापस कर दिया। वापस करने के बाद जो है सबसे पहला तो ये वो किस लायक रह जाएगा, किस लायक रह जाएगा। और मैं तो यही मानता हूँ कि 4 साल जब वो ट्रेनिंग करके 4 साल नौकरी करेगा, तो हमारा एक जवान, और जवान ही नहीं, कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो या पत्रकार हो या लॉयर हो, कोई भी हो, जब एक स्टडी करके जब पहुँचता है, तो 4-5 साल में तो वो इतना परिपक्व हो पाता है कि वो उस लायक बन पाता है। तो 4 साल में सेना का जवान जो है रिटायर होके घर आ जाएगा। घर आने के बाद जो है फिर नया जवान भर्ती होगा। तो ये बताइए, जब तक वो तैयार हुआ जंग लड़ने के लिए, तब तक आपने रिटायर करके उसको घर भेज दिया, तो हमारी सेना इतनी स्ट्रॉन्ग कहाँ रह जाएगी? अच्छा,